हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल। आपने 2 पोएम्स पढ़ ली हैं और हम थर्ड पोएम आपकी शुरू करने वाले थे, कामायनी जयशंकर प्रसाद की। हमने आपको जैसा कि पहले बताया था, लेकिन इस बीच हम लोगों को यूपी बोर्ड का सिलेबस मिला है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में उन्होंने मंथली डिवाइड कर दिया है पूरे सिलेबस को कि मंथली हमें आपको क्या और कितना पढ़ाना है। तो उस हिसाब से अभी हमारी पोएम्स बिल्कुल ठीक गई हैं बेटा। वो 3 पोएम्स हमें कंप्लीट करनी थी, वो हमने कर ली हैं। इसके अलावा आपको अभी मैं आपको 4th पोएम पढ़ाती नेक्स्ट वीक, तो वो शायद आपकी मई तक कंप्लीट हो जाती, 30th मई तक। लेकिन अभी मैं उसको ना पढ़ा करके आपको जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी हैं वो लूँगी। तो इस बीच में आपके एक स्टोरी और 2 चैप्टर्स प्रोज के लूँगी, क्योंकि ये आपके अप्रैल और मई में हो जाने चाहिए थे और इसके अलावा पोएम्स हो जानी चाहिए थी। तो पोएम्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप उसके नोट्स भी बना चुके हैं, ठीक है। अब आपकी मैं पहले एक स्टोरी लूँगी, कहानी जिसे आप कहते हैं हिंदी में ध्रुव यात्रा। वैसे तो ये कहानी अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ा दी थी, लेकिन चूँकि अभी एक कॉमन क्लास चल रही है तो आई डोंट नो कि आपने ये 5th कहानी ध्रुव यात्रा जो आपके कोर्स में है वो बाकी सेक्शन के बच्चों ने पढ़ी है कि नहीं। B2 के बच्चों को मैंने पढ़ा दी थी, इसलिए मैं फिर से एक बार ये स्टोरी आपको बता रही हूँ ताकि आप सारे बच्चे इस स्टोरी को नोट कर लें, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके 2 क्लासेस लूँगी, 2 चैप्टर्स लूँगी। एक राष्ट्र का स्वरूप जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और दूसरा रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये दोनों आपके प्रोज के चैप्टर होंगे। तो इस तरह से हमारा मई तक का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो बोर्ड के हिसाब से है। जैसे जनरली हम लोग स्कूल में क्या करते हैं कि एक पोर्शन लेते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पहले पोएम्स पढ़ाई तीनों, और 4th पोएम भी ले लेती तो वो आपका हाफ ईयरली तक का पोर्शन कंप्लीट हो जाता। बट एज़ पर गवर्नमेंट रूल वी हैव टू फॉलो, हमें फॉलो करना होगा जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिलेंगे यूपी बोर्ड से, इसलिए हम आपकी स्टोरी और 2 चैप्टर पहले लेंगे। तो इसी सिलसिले में हम पहले आज आपकी स्टोरी ले रहे हैं, ध्रुव यात्रा। कुछ बच्चों ने ये स्टोरी पढ़ी भी होगी, कई बार आप लोग अपने आप भी स्टोरीज़ बच्चे जो हैं वो पढ़ लेते हैं। ये जैनीन कुमार की स्टोरी है, तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। ये जैनीन कुमार की स्टोरी है। जैनीन कुमार एक ऐसे कहानीकार हैं जो कि साइकोलॉजिकल स्टोरीज़ लिखते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब मनोविज्ञान पर आधारित, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मनोविज्ञान या मानवीय संवेदनाओं पर आधारित जो हैं उनकी अधिकतर कहानियाँ होती हैं। उस पर दर्शन का भी बहुत अधिक वो रहता है, दर्शन का भी बहुत अधिक उसमें समावेश रहता है। दर्शन मतलब कि जिसे आप फिलॉसफी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं इसमें मानवीय संवेदनाओं, दर्शन और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल, ठीक है, इन तीनों का समावेश इस स्टोरी में आपके होगा। और ये मनोवैज्ञानिक जिसे आप कहते हैं, और इसमें ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये कहानी इस बात पर भी डिपेंड करती है, ये कहानी मूल रूप से एक नायक और एक नायिका के बीच में, एक हीरो और एक हीरोइन के बीच में है। इनकी प्रेम कथा को इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टोरी का मूल व्यक्ति होता है, जो मुख्य चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, जिसके इर्द गिर्द वो सारी स्टोरी घूमती है, उससे हम क्या कहते हैं, कहानी का नायक कहते हैं। तो यहाँ पर जो नायक हैं आपके, उनका नाम जो है वो रिपु दमन है। रिपु अर्थात शत्रु और दमन अर्थात उनको मारने वाले या ख़त्म करने वाले, ठीक है। तो उनका नाम ही जैसे आपको पता है, उनका नाम जो है वो रिपु दमन है। उनकी प्रेमिका जो है वो उर्मिला है, जो कहानी की दूसरी मुख्य पात्रा है। तो पहले मुख्य पात्र हो गए स्वामी राजा रिपु दमन, जो कि एक जगह के राजा हैं, एक स्टेट के राजा हैं, और उनकी प्रेमिका उर्मिला। इन दोनों के अंतर्गत ये कहानी है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ को जो कहानीकार है उन्होंने बताने का प्रयत्न ये किया है कि जो प्रेम है, जो मनुष्य का प्रेम है, एक स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम है वो बहुत ही उच्च स्थान को प्राप्त करता है, वो बहुत ही ऊंचा माना जाता है।
जनरली हम सामाजिक रूप में जब देखते हैं प्रेम को, तो हम क्या देखते हैं कि समाज में जो विवाह करने वाले पति पत्नी होते हैं उनका प्रेम ही उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, या उसको ही समाज में उच्च आदर्श के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानीकार थोड़ा सा लीक से हटकर उन्होंने कहानी लिखी है, और उन्होंने ये बताया है कि भले ही समाज जो है वो विवाह के बंधन को सर्वोपरि मानता है, लेकिन केवल विवाह ही सर्वोपरि नहीं है, बल्कि प्रेम सर्वोपरि जीवन में है। और यहाँ पर वो प्रेम की ही जीत किस तरह से कहानी में हासिल करवाते हैं, इसी की ये कहानी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी किन दो पात्रों के बीच में है और कहानी में क्या कहा जा रहा है। कहानी दो मुख्य पात्रों रिपुदमन और उनकी प्रेमिका उर्मिला के बीच में है, उनके मध्य में है, जो कि जो हैं वो एक नगर के राजा हैं, ठीक है। और आगे कहानी में क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और दूसरी कि विवाह रूपी सामाजिक बंधन में बंधा हुआ जो प्रेम होता है, जिसको विवाह का नाम हम देते हैं, वो सर्वोपरि है दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर वो प्रेम को विवाह से भी उच्च स्थान देते हैं। इसी पर हमारी ये कहानी है। तो ये जब दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होगा तो उनमें आपसी प्यार होगा, लड़ाई होगी, तकरार होगा, है ना। और इन सारे इमोशंस के बीच में बहुत अधिक साइकोलॉजिकल वो बहुत तरीके से सोचेंगे। कभी उनके प्रेम में आदर्शवादिता होगी, तो कभी उनके प्रेम में प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा उनको, व्यवहारिक जीवन में उनका प्रेम कहाँ तक जा रहा है, वो सफल भी हो पा रहा है कि नहीं, और उनको किन सामाजिक जिम्मेदारियों को, क्योंकि वो समाज में रह रहे हैं, वो एक स्टेट के राजा हैं, तो उनको ये भी देखना है कि समाज में रहते हुए उनका जो प्रेम है वो कितना आगे तक बढ़ रहा है ना। और उनको सामाजिक रीति रिवाजों को भी पूरा करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो उनका प्रेम है उसमें कई स्थानों पर आप मार्मिकता देखेंगे, कई स्थानों पर प्रेमी और प्रेमिका यानी रिपुदमन और उर्मिला के बीच में आप मनोवैज्ञानिक एक तरह का ऊहापोह की स्थिति, जिसमें कि क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति आती है, ये देखेंगे। इसके अलावा आप इसमें मानवीय दर्शन के भी दर्शन करेंगे, मतलब फिलॉसफिकल स्टोरी भी आपकी ये है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और इन्होंने प्रेम को यहाँ पर एक पवित्र बंधन के रूप में बताया है और विवाह से उच्च स्थान दिया है। इन्होंने ये भी बताया है कि प्रेम की जो पवित्रता है वो इतनी अधिक उच्च स्थान को प्राप्त करती है कि उसके लिए विवाह कोई भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि इसमें स्टोरी जब हम आपको शुरू करेंगे तो आप बीच में देखेंगे कि इनका प्रेम उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है जहां इन दोनों की एक संतान भी है, हालांकि उनका विवाह अभी नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि कहानी में आपको क्या करना होता है। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कहानी की आप कैसे विवेचना यूपी बोर्ड में करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण आपको कई बार लिखना होता है, या मुख्य पात्राओं का मतलब जो नायिका होगी उसका। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन आपके मुख्य पात्र हैं, और कई बार आपसे उनका चरित्र चित्रण पूछा जाता है। कई बार आपको नायक का नाम बता दिया जाता है कि फलाना कहानी के नायक हैं या नायिका हैं और उनका आप चरित्र चित्रण कीजिए। इसके अलावा आप कहानी का सारांश आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये चीज़ आप 11th में भी जानते हैं, बस मैं एक बार आपको मेमोरी रिकॉल कर दे रही हूँ ताकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूरी कहानी तैयार हो जाए। फिर तीसरी चीज़ आती है कथा वस्तु, ठीक है। कथा वस्तु में क्या होता है कि जो आपने 9th 10th में पढ़ा था, कि जैसे एकांकी पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने आपको, कि कहानी एकांकी कहाँ से शुरू होती है और फिर कहाँ पर जा कर के एकांकी जो है वो समाप्त होती है। इन दोनों के बारे में कहानी में एकांकी को बताया जाता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा एकांकी, फिर कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और किस तरह से एकांकी का क्रमिक विकास होगा। यही चीज़ यहाँ पर
कहानी में भी है कि किस तरह से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर उस कहानी का कैसे क्रमिक विकास होता है और कहानी कहाँ पर जाकर के समाप्त होती है। क्या वो चरम सीमा पर जाकर समाप्त होती है, क्या वो क्लाइमेक्स पर जाकर के समाप्त होती है। तो चरम सीमा मतलब क्लाइमेक्स। जैसे आप मूवी देखते हैं तो जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी में आप क्या देखते हैं, आपको कौन सी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जो कि एक क्लाइमेक्स पे पहुंचती है और उसके बाद क्लाइमेक्स पे जाकर के वो समाप्त, क्लाइमेक्स पर ही या क्लाइमेक्स के थोड़ी देर बाद वो मूवी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वो मूवी। अगर क्लाइमेक्स के बाद भी मूवी को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया जाता है तो वी फील बोर, हमें पिक्चर को देखने का मन आगे नहीं करता है, मूवी को देखने का मन आगे नहीं करता है। इसी तरह से जो स्टोरी है यहाँ पर उसका भी यही हाल है। ठीक है, तो कि स्टोरी में भी चरम सीमा पर जो कहानी समाप्त हो जाए वो एक अच्छी कहानी कही जाती है, कहानीकार की दृष्टि से भी और पाठकों की दृष्टि से भी। ठीक है, इसके बाद कहानी के तत्वों के आधार पर भी आपसे पूछी जा सकती है कहानी की समीक्षा। आप जानते हैं कि कहानी का क्रिटिकल एनालिसिस जिसमें आप स्टोरी का करते हैं उस तो समीक्षा में, तो उसमें जब आपको वो पूछा जाएगा तो आपके जितने पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे सर्वप्रथम कथा वस्तु आएगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद दूसरा आएगा पात्र और चरित्र चित्रण की, कौन से मुख्य पात्र है, उनका क्या चरित्र चित्रण है। ठीक है, उसके बाद कहानी का देश काल और वातावरण कि किस देश की है, किस काल अर्थात समय की है और कौन से वातावरण में कहानी आगे बढ़ रही है। तो कहानी में जो पिक्चराइजेशन है, जो सीन क्रिएट किया गया है, क्या वो कहानी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। जैसे अगर हम इस स्टोरी को लेते हैं ध्रुव यात्रा को, तो ध्रुव यात्रा में यदि वो स्टेट के राजा हैं तो क्या जो कहानी के दृश्य हमको दिखाए गए हैं क्या वो इस तरह के दिखाए गए हैं कि वो उसमें एक स्टेट के राजा हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से उस स्टेट के मालिक की तरह महसूस कर रहे हैं। क्या वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं कहानी में या नहीं। या उर्मिला अगर महल में रह रही हैं तो किस तरह से रह रही हैं, या महल के बाहर रह रही हैं तो किस तरह से रह रही हैं। तो पूरा वातावरण जो भी सराउंडिंग्स हैं आपकी हैं, तो ये देश काल और वातावरण के आधार पर भी आपको समीक्षा करनी होगी। फिर भाषा और शैली कि कहानी की भाषा कैसी है, कहानी की भाषा सरल है या कहानी की भाषा कठिन है। ठीक है, कहानी सहजता से समझ में आती है या कहानी में बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग है। जैसे इस कहानी में आपको सिंपल शब्दों का प्रयोग है लेकिन कहानी अपने आप में क्लिष्ट है। कहानी जब आपको बच्चों को पहली बार हम लोग आपको पता है कि जब भी मैं आपको कहानी पढ़ाती हूँ तो आपसे कहती हूँ कि आप घर से कहानी पढ़ के आइएगा एक कहानी की तरह, और उसको कोई बिना किसी टेंशन के शाम को चाय या कॉफ़ी के समय जब आप एट ईज़ फील करना चाहें तब उस समय कहानी की बुक ले लीजिए हाथ में स्टोरी की और पढ़ के आइए, ताकि जब हम उसकी क्रिटिकल एनालिसिस आपको क्लास में बताएं तो आपको वो ज़्यादा समझ में आए। पहले कहानी बताएंगे और उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस बताएंगे तो आपको वो कहानी ज़्यादा समझ में आती है। बट इस कहानी के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग बच्चों को बोलते हैं हम कि इसको पढ़ के आओ तो बच्चे अधिकतर कहते हैं कि मैम ये कहानी समझ में नहीं आई, क्योंकि कहानी में कई तरह के सीन्स हैं, कहानी एक सीन से दूसरे सीन की ओर जा रही है और बहुत तेज़ी से जा रही है। लेकिन हाँ, कहानी की भाषा जो है वो सरल है। उसके बाद आती है शैली अर्थात कहानी किस शैली में लिखी गई है। कहानी वर्णात्मक शैली में लिखी गई है जहाँ पर किसी का वर्णन किया जा रहा है, या आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। कई बार आप देखते हैं कि जो लेखक होता है वो अपनी भाषा में कहानी लिखता है, वो स्वयं एक किरदार होता है कहानी का और बाकी किरदार उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो इस आधार पर भी वो कहानी लिखता है। तो आप ये भी देखेंगे कहानी में आपको इसके हिसाब से भी समीक्षा करनी होगी। ठीक है, फिर विवेचनात्मक शैली जहाँ पर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी विवेचना की, उसको डिस्क्राइब किया गया हो, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से तो कहानी नहीं लिखी गई है, ये हम देखते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है कहानी का उद्देश्य, कि कहानी का उद्देश्य क्या है। जैसे आप पहले आपको एक जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको, अब आप 12th में हो, आउट गोइंग स्टूडेंट हो, पहले जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपको जो स्टोरी हम लोग पढ़ाते थे उसमें क्या कहते थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस, है ना। लेकिन यहाँ पर कहानी की मॉरल नहीं है, इस कहानी से हमको ये नैतिक शिक्षा मिलती है, आप ये नहीं कहेंगे। अब आप बड़े हो गए, अब आपको ये बताना है कि कहानी आपको किस उद्देश्य के अंतर्गत पढ़ाई जा रही है, लेखक का या कहानीकार का यहाँ पर क्या उद्देश्य है जो वो इस कहानी के माध्यम से पूर्ण करना चाहता
है। समझ में आ गया? तो इन सारी कहानी के तत्वों के आधार पर आप जो है वो कहानी की बेटा व्याख्या करेंगे, कहानी को समझेंगे, और जिस भी तरह का आपका क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप कहानी को बताएंगे। ठीक है? तो इसके साथ ही मैं आपको ये कहानी भी बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ, और इसका PDF जो है वो आप गूगल से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये नई कहानी कोर्स में जुड़ी हुई है अभी 1 साल से, और मेरे पास पुराने एडिशन की बुक है, पुरानी बुक है। तो हम भी जो है वो बच्चों की बुक से ही देख करके इसको पढ़ाते हैं, और हम लोगों की बुक्स भी जो है वो अभी फ़िलहाल हमारे पास न्यू एडिशन की इस साल की बुक नहीं है, और ये कहानी जो है वो नई जुड़ी है। तो अगर आपको गूगल पे ये प्राप्त हो जाती है तो आप उससे पूरी कहानी पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसकी कथा वस्तु और उद्देश्य जो है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप उससे कहानी पढ़िए, बाकी मैं समझा रही हूँ, आप उससे पढ़िए, और जैसे ही मेरे पास न्यू बुक अवेलेबल होती है मैं आपको इस कहानी का PDF भेज दूंगी। सो आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी कि ये कहानी क्या है। ठीक है? एक और चीज़ की कहानी का नाम, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामकरण की सार्थकता प्रकट करते हुए कहानी के उद्देश्य को प्रकट कीजिए। तो नामकरण की सार्थकता क्या है कि किस लिए नामकरण, कहानी का जो नाम है वो क्यों है। जैसे आपने पहली कहानी 11th क्लास में बलिदान पढ़ी थी, उसके बाद दूसरी कहानी आपने आकाशदीप पढ़ी थी, तीसरी कहानी आपने प्रायश्चित पढ़ी थी, है ना, चौथी कहानी आपने समय पढ़ी थी। तो आप अभी आपकी 5th कहानी है जो कि आप 11th के बाद 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो आपको पता है कि ये सब कहानियों के जो शीर्षक थे, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर कहानी का नाम बलिदान है तो क्यों है, अगर कहानी का नाम प्रायश्चित है तो क्यों है। इसी तरह से इस कहानी का नाम जो ध्रुव यात्रा है वो इसलिए है क्योंकि उत्तरी ध्रुव को ये जो राजा रिपुदमन है ये जीत करके आते हैं, और उनकी बहुत अधिक इच्छा है कि वो दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करें। लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी उनकी प्रेयसी उर्मिला भी हैं, और उनको उनके साथ विवाह भी करना है, क्योंकि उनकी एक संतान भी है और उनके ऊपर सामाजिक दबाव है, और उनकी प्रेमिका, उनकी प्रेयसी उर्मिला भी चाहती हैं कि अब राजा साहब जो हैं वो पहले उनसे विवाह कर लें। लेकिन राजा ये चाहते हैं कि वो चतुर्दिक दोनों ध्रुवों को जीत करके उन ध्रुवों पर विजय प्राप्त कर लें, और उसके बाद जब वो कहानी पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो किस तरीके, जब वो कहानी पर जब वो दोनों ध्रुवों पर विजय प्राप्त कर लेंगे उसके पश्चात वो विवाह करना चाहते हैं। ठीक है? तो लास्ट में कहानी में क्या होता है, कहानी में एक मार्मिक अंत है, ये हम लोग तब जानेंगे जबकि कहानी पढ़ेंगे। आपको पहले मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि आप उस दृष्टि से ही कहानी पढ़ें कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे, जिससे आप इसमें फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। ओके? तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ओके?